नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश घारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसको कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। अवशोषण के विभिन्न नियम हमने पढ़े थे और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार हमने डिस्कस किए थे। उसमें 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की हमने बात की थी। उसमें सबसे पहला संक्रमण जो था वो था सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो प्रथम 2 प्रकार के जो संक्रमण हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि ये दोनों जो संक्रमण है, ये ट्रांजिशन है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए नहीं होते। इन्फॉर्मेटिव नहीं होने का मीनिंग क्या है, क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दृश्य निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र जिसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वो अपना एब्जॉर्प्शन शो करती है। इस कारण से स्पेक्ट्रा के अंदर हमें नॉइज़ दिखाई देता है, खूब सारा इंटरफेरेंस वहाँ पे आ जाता है। इस कारण से ये स्पेक्ट्रा जो है हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं होते। तो नेक्स्ट जो संक्रमण है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण। पाई टू पाई स्टार संक्रमण ऐसे यौगिकों में होता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक यौगिक। ऐसे यौगिकों के अंदर जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके अंदर पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा यदि हम इनके ऊपर दृश्य या पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रकार का पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है जिसके अंदर हम एल्कीन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिसके अंदर 4 कार्बन के बीच में 4 डॉट्स दिखाए गए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को, साजित इलेक्ट्रॉनों को डिनोट कर रहे हैं और जैसे इनके ऊपर यूवी रेडिएशन को इम्पार्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को कार्बन के ऊपर डॉट लगाकर शो किया गया और कार्बन के बीच में क्या है, केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन अब दर्शाए गए हैं। इसी तरह से कार्बोनिल यौगिकों में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पर भी साजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है पराबैंगनी अथवा दृश्य विकिरणों के अवशोषण के द्वारा एक्साइटेड हो जाएगा, जिसे कार्बन पे डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम जो है स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन जो है उसको आसानी से दर्शा सकते हैं। इसी तरह से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए पाई बॉन्ड का होना आवश्यक है। इसी के साथ ही साथ एक ऐसा एटम प्रेजेंट होना ज़रूरी है जिसके अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, फिनोलिक कंपाउंड हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स जो है उनके अंदर ये ट्रांजिशन जो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एब्जॉर्प्शन लैम्ब्डा के अधिकतम अवशोषण की जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये कम ऊर्जा के संक्रमण होते हैं। तो इनके अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर यदि हम दर्शाएं तो यहाँ पर जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है उस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उनको ऑक्सीजन के ऊपर दर्शाया गया है 2 पेयर के फॉर्म में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इनका ट्रांजिशन होता है जब वो यूवी और विजिबल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा अवशोषित होती है उस ऊर्जा के करस्पॉन्डिंग हमको एक स्पेक्ट्रल पीक दिखाई देती है जिसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो कार्बोनाइल यौगिकों के अंदर हम ये स्पेक्ट्रा जो है आसानी से शो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। कार्बन के ऊपर जो डॉट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को या एक्साइटेड स्टेट को दर्शाता है। इसी तरह से अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है क्रोमोफोर। क्रोमा का अर्थ होता है कलर, यानी कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। क्रोमोफोर क्या हो गया? कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप।
तो ये पुरानी डेफिनेशन है जिसके अंदर अपन मानते थे कि जो कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होते हैं कंपाउंड के अंदर, वे ग्रुप जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं, ये कलर कंपाउंड के अंदर जिनके कारण कलर होता है उनको हम क्रोमोफोर कहते थे। जैसे बेंजीन है, बेंजीन कलर्ड कंपाउंड नहीं है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन कलर्ड कंपाउंड है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो नाइट्रोबेंजीन को कलर प्रोवाइड करवा रहा है। इस कारण से अपन कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक क्रोमोफोर है पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन नई जो डेफिनेशन है उसमें बेंजीन रिंग इटसेल्फ एक क्रोमोफोर है। क्यों? क्योंकि नई डेफिनेशन क्या ऐड करती है? नई डेफिनेशन के अनुसार वे सभी समूह जो कि दृश्य अथवा पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर कहलाते हैं। वे ग्रुप जो 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन करते हैं, तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण करते हैं, उन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है। तो अब बेंजीन भी एक क्रोमोफोर है और नाइट्रो ग्रुप भी एक क्रोमोफोर है और नाइट्रोबेंजीन इटसेल्फ एक नया क्रोमोफोर है। तो इस तरह से क्रोमोफोर की डेफिनेशन को हम एक नई डेफिनेशन देते हैं जिसके अंदर यूवी और दृश्य विकिरणों को अवशोषण करने वाले समूह जो है वो क्रोमोफोर की कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम। वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? वह समूह जो 200 नैनोमीटर के क्षेत्र के ऊपर की विकिरणों का अवशोषण नहीं करते, खुद तो दृश्य विकिरणों का तो अवशोषण नहीं करते और पराबैंगनी विकिरणों में भी 200 से 400 नैनोमीटर की विकिरणों का अवशोषण नहीं करते। 200 नैनोमीटर से कम की विकिरणों को यदि अवशोषित कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑक्सोक्रोम। किस कंडीशन में ऑक्सोक्रोम कहेंगे? कि अगर ये ग्रुप किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाए और क्रोमोफोर के लैम्बडा मैक्स को इंक्रीज कर दे तो उसे क्रोमोफोर का ऑक्सोक्रोम कहा जाएगा, वर्णवर्धक कहा जाएगा। जैसे बेंजीन एक क्रोमोफोर है क्योंकि ये 200 से अबो नैनोमीटर यानी कि 255 नैनोमीटर की विकिरणों का अवशोषण करता है, जो कि एक क्रोमोफोर की डेफिनेशन के अंदर आता है। इस कारण से बेंजीन एक क्रोमोफोर है। बेंजीन के ऊपर यदि हम NH2 ग्रुप लगा दे तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। अब एनिलीन का जो लैम्बडा मैक्स है वो कितना है? 280 नैनोमीटर। यानी कि जैसे ही NH2 ग्रुप को आपने बेंजीन क्रोमोफोर के ऊपर लगाया उसकी लैम्बडा मैक्स इंक्रीज हो गई। तो इस कारण से मैं कहूँगा कि NH2 ग्रुप जो है वो एक ऑक्सोक्रोम है। ऑक्सोक्रोम किस तरह से क्रोमोफोर को इंक्रीज़ कर देता है? एक्चुअली जब क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम को हम अटैच करते हैं तो ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ संयुग्मन करता है और संयुग्मन के द्वारा होमो और लूमो यानी कि निम्नतर ऊर्जा स्तर और उच्चतर ऊर्जा स्तरों के बीच का एनर्जी गैप घट जाता है, ऊर्जा अंतर घट जाता है। इस कारण से तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है, अवशोषण की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और लैम्बडा मैक्स में वृद्धि आपको दिखाई देती है। इसी कारण से संयुग्मन जब कभी भी होगा ऑक्सोक्रोम का क्रोमोफोर के साथ संयुग्मन होता है और बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको दिखाई देती है। ये शिफ्टिंग यानी कि लैम्बडा मैक्स का बढ़ना क्या कहलाता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, बैथोक्रोमिक विस्थापन कहलाता है। इसे लाल विस्थापन भी कहा जाता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में। और यहाँ पे हम आसानी से ऑक्सोक्रोम को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सोक्रोम कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने अभी कहा था कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम के अंदर एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को किसके बीच में प्लॉट किया गया है? एप्सिलॉन को मोलर अवशोषणता को किसके? तरंग दैर्ध्य के विरुद्ध आलेखित किया गया है और इस ग्राफ में 4 एरो दर्शाए गए हैं। एक एरो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को दर्शाता है, एक एरो हिप्सोक्रोमिक, एक हाइपरक्रोमिक और एक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को दर्शा रहा है। तो इसमें एक एरो जो कि लैम्बडा मैक्स की वृद्धि को दर्शा रहा है, इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा गया है।
लैम्ब्डा मैक्स में कमी जो हो रही है उसको हमने हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा है। एप्सिलॉन के अंदर मोलर अवशोषणता में यदि वृद्धि हो रही है तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, और यदि एप्सिलॉन का मान घट रहा है तो इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो यह वह प्रभाव है जिसके कारण क्रोमोफोर की बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, यह वह प्रभाव है जिसके कारण क्रोमोफोर की लैम्ब्डा मैक्स अधिकतम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाती है। यानी कि लैम्ब्डा मैक्स का बढ़ना किसी भी कारण से, उसे हम क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। इसे रैड शिफ्ट भी कहा जाता है। इस प्रभाव का कारण ऑक्सोक्रोम तथा क्रोमोफोर के बीच संयुग्मन का होना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था बेंजीन और एनिलीन का। बेंजीन एक क्रोमोफोर है, इसका लैम्ब्डा मैक्स 255 नैनोमीटर होता है। जैसे ही इसके ऊपर NH2 ग्रुप को जोड़ा जाता है एनिलीन प्राप्त होती है, और एनिलीन का लैम्ब्डा मैक्स 280 नैनोमीटर हो जाता है। यानी कि बेंजीन के क्रोमोफोर, जो कोई बेंजीन एक क्रोमोफोर है, उसके लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि हो गई जब एनिलीन प्राप्त हुआ। तो ये कारण क्या है, एनिलीन का NH2 ग्रुप जो है उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं नाइट्रोजन पे, जो कि बेंजीन वलय के साथ में संयुग्मन करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो इस कारण से यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स में वृद्धि हो जाती है, लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाता है। दूसरा होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि लैम्ब्डा मैक्स का घटना, जिसे ब्लू शिफ्ट या नीला विस्थापन भी कहा जाता है। हिप्सोक्रोमिक विस्थापन किस कारण से होता है, क्रोमोफोर की लैम्ब्डा मैक्स कम तरंगदैर्ध्य की विस्थापन, जिसे नीला विस्थापन भी कहा जाता है। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जैसे एनिलीन से एनिलीनियम आयन बनता है, यानी कि संयुग्मन यहाँ से रिमूव होगा। जहाँ पर भी एनिलीन एक क्रोमोफोर है, इसका जब एसिडिक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो एनिलीनियम आयन बनता है। क्या होगा एनिलीनियम आयन के अंदर, नाइट्रोजन का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रोटॉन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। यानी कि नाउ ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अवेलेबल नहीं होगा बेंजीन के साथ संयुग्मन करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए, अनुनाद करने के लिए। इस कारण से हम देखेंगे कि संयुग्मन रिमूव हो गया, संयुग्मन हट गया, कॉन्जुगेशन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो घट जाती है। एनिलीन की लैम्ब्डा मैक्स 280 नैनोमीटर होती है, जबकि एनिलीनियम आयन जो है उसकी लैम्ब्डा मैक्स 202 नैनोमीटर ही होती है। यानी कि संयुग्मन हटा, लैम्ब्डा मैक्स में कमी हुई। इसे हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक विस्थापन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्या है हाइपर, ऑक्सोक्रोम के जुड़ने के कारण हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है। इस प्रभाव के कारण मोलर अवशोषण गुणांक या एप्सिलॉन के मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे 2-मिथाइल पिरिडीन के एप्सिलॉन का मान पिरिडीन के एप्सिलॉन से अधिक होता है, क्योंकि मैथिल समूह पिरिडीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में संयुग्मन करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू संयुग्मन करता है। तो मैथिल पिरिडीन जो है उसके एप्सिलॉन का मान अधिक है, जबकि पिरिडीन के एप्सिलॉन का मान कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है वहाँ पे साथ ही साथ आपको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो मैथिल पिरिडीन है, 2-मिथाइल पिरिडीन है, इसके अंदर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के द्वारा दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे संयुग्मन है, इस कारण से आपको एप्सिलॉन का मान जो है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। हाइपोक्रोमिक विस्थापन, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, एप्सिलॉन का मान कम होना, मोलर अवशोषण गुणांक एप्सिलॉन का घटना हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव अणु की ज्यामिति में विकृति के कारण संयुग्मन खत्म होने के कारण होता है। जैसे ये बाइफिनाइल में संयुग्मन के एप्सिलॉन का मान अधिक होता है। मैथिल समूह को द्वितीय स्थिति में जोड़ दें, यानी कि 2-मिथाइल बाइफिनाइल की बात करें तो बाइफेनिल की ज्यामिति विकृत हो जाती है, जिसके कारण दोनों वलय समतल नहीं रह पाती, अतः संयुग्मन समाप्त हो जाता है
तथा एप्सिलॉन का मान घट जाता है। इसे हम हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। तो बाइफेनिल में एप्सिलॉन का मान उच्च होता है, जबकि 2-मिथाइल बाइफेनाइल के अंदर एप्सिलॉन का मान घट जाता है। ये एप्सिलॉन का मान घटना संयुग्मन की रिमूवल के कारण ये क्या कहलाता है? हाइपोक्रोमिक विस्थापन ये कहलाता है। तो बाकी के टॉपिक्स हम आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।